आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। ये रिपोर्ट बड़ी खास है, लिहाजा आखिर तक देखिएगा। रूस की पैसिफिक फ्लीट के कम से कम 2 जहाजों ने लाल सागर में एंट्री की है। ये एंट्री अमेरिका, यूरोप समेत इसराइल के लिए खलबली का सबब बन गई है। तस्दीक के लिए शुरुआत में ही दुनिया की सबसे बड़े जो मीडिया नेटवर्क्स में शुमार bloomberg.com है, उसकी हेडलाइन देख लीजिए। लिखा है कि रशियन नेवी एंटर्स वॉरशिप क्राउडेड रेड सी अमिड हाउथी अटैक्स। क्लियर नहीं हुआ हो तो द टाइम्स ऑफ इजराइल की यह हेडलाइन देख लीजिए, यही बता रही है। और अंदर आर्टिकल क्या लिख रहा है? द टाइम्स ऑफ इजराइल ने इन जहाजों की तादाद 2 से कहीं ज्यादा बताई है। टीओआई की इस खबर के मुताबिक मर्चेंट शिपिंग पर यमन के हौथीज के हमलों के बीच रूसी नेवी के प्रशांत बेड़े यानी कि पैसिफिक फ्लीट का यह कहना है कि कई रूसी युद्धपोत, 2 नहीं कई रूसी युद्धपोत यानी वॉरशिप्स बाब अल मंदब स्ट्रेट से होकर रेड सी की तरफ बढ़ गए हैं। इनमें रूस के 2 बड़े वॉरशिप मिसाइल क्रूजर वैराग और फ्रिगेट मार्शल शापो शानिकोव शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक लंबी दूरी के समुद्री मिशन के लिए, यहां ध्यान दीजिएगा, ये बात इन जहाजों को रवानगी के साथ कही गई है। लंबी दूरी के समुद्री मिशन के लिए एक फ्रेमवर्क के तहत रूस के इन दोनों जंगी जहाजों को लाल सागर में भेजा गया है। इस खबर से जुड़ी कुछ और अहम बातें आपसे शेयर करूं, उससे पहले 2 बातें जहन में दोहरा लीजिए। ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। पहली ये कि लाल सागर में हूथी लगातार अमेरिका और उसकी मंडली के, यानी जो उसकी दोस्त मंडली है, उसके जहाजों पर हमला कर रहे हैं। हालांकि इन्हीं यमनी लड़ाकों ने रूस और चीन के किसी भी जहाज पर हमला न करने का ऐलान किया है, यानी कि फुल ऑन लिबर्टी है। आप मैरीटाइम जो है ट्रांसपोर्ट रेड सी से, उससे जा सकते हैं, कोई हमला नहीं होगा रूस चीन पर। दूसरी बात यह है कि हार की तरफ बढ़ रहे यूक्रेन के हथेली लगाने के लिए यूरोप के कुछ मुल्क रूस के खिलाफ बेलारूस बॉर्डर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या रूस लाल सागर के रास्ते यूरोप पर दबाव बनाकर हिसाब चुकता करने लाल सागर में पहुंचा है, या फिर वो यमन पर किसी बड़े संभावित हमले को काउंटर करने हूथी की मदद के लिए लाल सागर में दाखिल हुआ है? मेरे इन सवालों के जवाब अखबारों में लिखे आर्टिकल्स में तलाशने पर नहीं मिले। रूस का मकसद और इस जंगी बेड़े की मंजिल बस एक शख्स को मालूम है, और उसका नाम है व्लादिमीर पुतिन। यह बात शक के दायरे में है कि रूस कॉमर्शियल शिपिंग की सिक्योरिटी के लिए लाल सागर में पहुंचा है, क्योंकि इसकी कोई जरूरत थी ही नहीं। हौथीज ने तो पहले ही इस समुद्री इलाके में, जो बाब अल मंडब, गल्फ ऑफ एडन और रेड सी का है, हौथीज ने पहले ही इस इलाके में किसी भी रूसी जहाज पर हमला न करने का वादा कर रखा है। तो क्या जरूरत थी? सिक्योरिटी में ये जहाज नहीं पहुंचे रूस के, उन्हें इस बात का खदशा ही नहीं कि हमारी सिक्योरिटी का क्या होगा। यानी रूस का कोई प्लान है, अलग है, बड़ा है, घातक है। और याद रखिएगा, ये जितनी रिपोर्ट्स छपी हैं, इनमें कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि रूस के ये जंगी बेड़े के जहाज आखिरकार जा कहां रहे हैं। किसी को इनकी मंजिल, इनका डेस्टिनेशन नहीं पता है। ये बात बहुत बहकाती है उन दुश्मनों को जो हौथीज के भी दुश्मन हैं, जो रूस के भी दुश्मन हैं। इस खबर के अगले हिस्से पर मैं जाऊं, उससे पहले बता दूं कि बने रहिएगा, रुके रहिएगा। एक ऐसी तस्वीर आपको दिखाऊंगा जो आज से पहले आपने नहीं देखी होगी। यकीन मानिए, आप चौंक जाएंगे। अब आते हैं खबर पर। करीब 6 महीनों से यमन के हौथीज ने गाजा में हो रहे इजराइल के बर्बर हमलों के खिलाफ रेड सी में जहाजों पर हमलों की एक सीरीज को अंजाम दिया है, जिससे कई जहाजों को अपने सफर को रीरूट करने के लिए मजबूर होना पड़ा है, वहां साउथ अफ्रीका तरफ से। हूथीज ने इसी महीने की शुरुआत में चीन और रूस से कहा था कि उनके जहाज बिना किसी भी हमले के लाल सागर और अदन की खाड़ी से गुजर सकते हैं। बदले में दोनों देश यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जैसे प्लेटफॉर्म्स पर हौथीज को पॉलिटिकल सपोर्ट दे सकते हैं, और उस पर कोई भी सैंक्शन लगने को अगर आता है मामला, तो उसे वीटो कर सकते हैं। ऐसी खबरें थी। हौथीज का कहना है कि वो इजराइल, अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े जहाजों को निशाना बना रहे हैं, बस, और किसी से मतलब नहीं है। फिर भी ऐसा महसूस होता है कि उन्होंने कुछ जहाजों की गलत पहचान की है। जनवरी के आखिर में यमन के पास रूस का तेल लेकर जा रहे एक जहाज पर
जहाज के पास मिसाइलें फटी थी। और अभी 3 दिन पहले वादे के एक दिन बाद हुथीज ने चीन के एक जहाज को ठोक दिया था। खैर, रूस और हुथी अगर खुलकर साथ में आ जाते हैं तो लाल सागर में किसकी सबसे ज्यादा लाल होगी, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हुथीज कह चुके हैं, गजा पर जंग के चलने तक हमारी इस लाल सागर में जंग हर उस शख्स से जारी है जो इजराइल का दोस्त है। अब वायदे के मुताबिक वो तस्वीर जिसका जिक्र मैंने किया था, पहले आप ये एरियल व्यू देख लीजिए। ये काले काले मकानात, ये राख, ये धूल में ढेर एरिए, ये कभी सफेद और चमचमाते हुआ करते थे। शीशों से, बहुत महंगे शीशों से चमचमाती थी ये इमारतें। ये सब कुछ धुंध में है। ये काला क्यों पड़ा है, ये राख में क्यों है? ये गजा का एक शहर है। ऐसा एरियल व्यू कभी नहीं आया। ड्रोन शॉट अलग होता है, ये एयरक्राफ्ट से लिया गया है। और एरियल व्यू जो है ये बताता है कि गजा का खान यूनिस इलाका पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। ज़ायनियों ने इस इलाके पर इतना बम मारा है, और वो अमेरिका का ही बम था, कुछ खैरात में मिला था, कुछ उन्होंने अपना बनाया था। वो बम मारा है और ये गजा को बना दिया है। अब मुझे बताइए कि इसमें बम मार के उन्होंने क्या हासिल किया है? हमास के तुम कुछ नहीं उखाड़ पाए, मतलब सरिये वरिये, बोल्ट नट कुछ नहीं उखाड़ पाए। हमास को तुम्हारा जो इंटेलिजेंस ग्रुप है, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, उसके लोग सोर्सेस के हवाले से द टेलीग्राफ को ये आज ये स्टोरी लगाई थी मैंने कल। द टेलीग्राफ दुनिया के मशहूर अखबार को बता रहे हैं कि हमास का हारना मुश्किल है, हमास से हम जीत नहीं सकते। तो ये बर्बाद क्यों किया 33,000 लोगों को मारने के लिए? और ये एक और खबर आई अल जजीरा के हवाले से, द इजरायली ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के हवाले से खबर है, इजराइल के अल जजीरा ने छापी। अ डिफिकल्ट कन्फ्रंटेशन बिटवीन नेतन्याहू एंड 2 मिनिस्टर्स इन द वॉर काउंसिल, गैंट्स एंड एसेनकोट रिगार्डिंग द होस्टेज डील को लेकर नेतन्याहू और उसकी सरकार में फड्डा पड़ा हुआ है। पहले आप ये जान लीजिए कि इजराइल में कभी किसी एक पार्टी की हुकूमत नहीं बनती है। वहां पर कोई भी 56 इंच वाला नेता नहीं है जो मंगल ग्रह तक पहुंचने की हैसियत रखता हो। ये सिर्फ कुछ ही देशों में हो सकता है। नेतन्याहू के पास वो लाल आंखें भी नहीं हैं जिससे बाकी के दल के लोग उसके दल में मिल जाएं और उसकी पार्टी बड़ी हो जाए। नेतन्याहू की पार्टी हो या किसी और की पार्टी हो, वहां खिचड़ी सरकार चलती है। तो वहां पर कुछ 2 मिनिस्टर हैं, बेनी गैंट्स और एक और साहब हैं आइजनकोट। इनका खिच्चू मचा हुआ है, खींचतान मची हुई है नेतन्याहू से इस बात को लेकर कि होस्टेज डील का परफॉर्मा, उसका ब्लूप्रिंट क्या हो। क्या वॉर मिनिस्टर ये चाह रहे हैं दोनों कि सारे होस्टेज छोड़ दिए जाएं, और नेतन्याहू राजी नहीं है, मतलब जो सारे कैदी फलस्तीन छोड़ दिए जाएं ताकि हॉस्टेज मिल जाए, या नेतन्याहू वैसा चाह रहे हैं और मंत्री राजी नहीं है? तो इनकी बात बहुत से लोग मानते नहीं है, दरकिनार करते हैं, बस यही कहते हैं कि तुम एक खैरात की सरकार पर हो और हम तुम्हें समर्थन दे रहे हैं, जंग का माहौल है, उसके बाद हम तुम्हें बच्चू बताएंगे। खैर, ये कुछ खबरें थी और ये 2 फोटो हैं। आप लोगों को मुझे लगता है बड़े पसंद है ये 2, एक तरफ याहिया सारी और एक तरफ व्लादिमीर पुतिन। खैर छोड़िए, हम गजा के लिए किसी किस्म का कोई डोनेशन नहीं ले रहे हैं, लिहाजा हमें कभी कोई डोनेशन दीजिएगा भी नहीं। जो भी अगर कोई मदद करना चाहे, ये QR कोड सिर्फ मेरी एडिटिंग टीम के लिए है जो इस वीडियो को एडिट करते हैं। रिसर्च का काम, एंकरिंग मैं खुद करता हूँ, प्रोड्यूस मैं खुद करता हूँ, लेकिन मुझे अच्छे एडिटर्स चाहिए जो वाकई बहुत अच्छे हैं। और चूंकि मैं बता दूं, हमारे बहुत से वीडियो मोनेटाइज नहीं होते हैं, तो हमें यूट्यूब से कोई पैसा नहीं मिलता, क्योंकि हम वो सेंसिटिव इशू उठा रहे हैं जो अच्छे अच्छे लोग नहीं उठा रहे हैं। हम वो दिखा रहे हैं जो लोग नहीं दिखा रहे हैं, तस्वीरों वीडियोस के जरिए। तो उसकी कोई कीमत होती है ना, उसकी कीमत है हमें कोई कीमत ना मिलना, इसलिए दिखाते हैं उस एडिटिंग टीम को सपोर्ट करने के लिए। और आपकी मर्जी है, ये कोई प्रेशर नहीं है। आप लोग बहुत प्यारे व्यूअर्स हैं, आपके कमेंट्स पढ़ता हूं, दिल खुश हो जाता है। बताइएगा कि क्या एक लाइव चैट सेशन भी 1-2 दिन में करूं,
हर बार, ताकि आप लोगों से बात हो सके डायरेक्ट। अपनी राय दीजिए।